सभी को मेरी राधे राधे। आज फिर से हम अपना एक और मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। आपको पहले ही इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मिल चुकी है। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन के लिए पहले ही क्वेश्चन लिख चुका हूं। अब हम सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। बोलिए एक बार फिर से राधे राधे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, ए और बी साथ में एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों साथ में कार्य करना शुरू करते हैं और बी कुल कार्य का 3/4 करता है, तो अकेले ए पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है। यह हमारा सवाल है। देखना क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं? 24 दिनों में। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, कि मैं एक बात को एक से ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर चीज़ समझ में आ जाए। और जब हम एक चीज़ को बार बार बोलते हैं तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है, हमारा ब्रेन भी काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आप भी मेरे साथ साथ बोला करिए, ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर होती रहे साथ की साथ। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में कर देते हैं। यदि दोनों साथ में कार्य करना शुरू करते हैं तो बी कुल कार्य का 3/4 काम करता है। बी कितना करता है? बी करता है कुल कार्य का 3/4। ठीक है, मान लेते हैं हम टोटल वर्क 4 है। 4 का मतलब मान लीजिए कि कोई काम था, 4 पेज थे, वे 4 पेज टाइप करने थे। ठीक, बी इस टोटल काम का 3/4 करता है। यानी कि कितना करता है? 3 करता है। 4 का 3/4, 4 से 4 गया 3। यानी कि बी ए और बी करता है 3 काम एक दिन में। यानी कि टोटल काम कितना है? 4। बी 3 करता है तो कितना बच गया? 1। यानी कि एक पेज को कौन करता होगा? ए करता होगा। यह हमारी क्या है? एफिशिएंसी है, या इसे हम पर डे वर्क भी कहते हैं। ध्यान से देखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं दोनों। बी उस काम का टोटल काम हमने 4 मानना, टोटल काम का 3/4 भाग काम करता है बी करता है 3 पेज। तो ए कितना करता है? 1 काम करता है। टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 24 गुना में 4। ये कैसे लिख दिया? ये मैंने ऐसे लिखा है कि दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 24 दिन में कितने कर देंगे? उससे हमने गुना कर दिया। 24 गुना 4, इतना काम ये 24 दिनों में कर देंगे। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, ठीक है। अब कहता है कि तो ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ए पूछा है, टोटल काम कितना है? 24 गुना 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितनी एफिशिएंसी है? 1। ए रोज़ का 1 पेज टाइप करता है, तो 24 गुना 4 कितना हो गया? 96। यानी कि 96 दिन में ए पूरे काम को ख़त्म करने में समय कितना लगेगा? 96 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखना, एक ऑटोमोबाइल को 2,10,000 रुपये में 75% के लाभ पर बेचता है। लाभ का प्रतिशत के बीच का अंतर कितना होगा यदि उसे 2,40,000 रुपये में बेचा जाता है। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन क्या है? देखना ध्यान से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि कोई चीज़ थी, 100 रुपये में हमने खरीदी, 75% के लाभ पर बेच दी। यानी कि कितने में बेच दी? 175। ये क्या माना मैंने? ये माना है कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया जी? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, 75% का लाभ में कितने में बेच दी? 175 में। ये कहता है सर 175 में नहीं बेचता, 175 में नहीं बेचता, ये तो 2,10,000 में बेचता है। कितने में बेचता है? 2,10,000 में। कितने गुना पर है? 1200 गुना पर है। सर आपने ये 1200 कैसे लिख दिया? हमको तो समझ में नहीं आया। ये मैंने लिखा है कि 75 का मान 2,10,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया?
मैंने पिछले मॉक टेस्ट में लिखकर मैंने बिल्कुल बताया था आपको कि ये वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि 75 की वैल्यू 2,10,000 रुपये है, तो एक का मान कितना हो गया, 2,10,000 बटे 175 करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1200 आएगा। ठीक है, एक यूनिट का मान 1200 है तो 100 यूनिट का मान भी 1200 के गुणा पर आएगा। कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये क्या आ गया जी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ये क्या आ गया जी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कहता है कि यदि उसे 2,40,000 रुपये में बेचा जाए, अगर 2,40,000 कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,20,000। अब कहता है कि उसे 2,40,000 रुपये में बेचा जाए। कितने में बेचा जाए, 2,40,000 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ होएगा, तो कितने % का लाभ होएगा देखना। 1,20,000 से और 2,40,000 रुपये में कितने का प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट होया वो वैल्यू लिखेंगे। प्रॉफिट होता है 1,20,000 का। कितने का होता है, 1,20,000 का। और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 1,20,000। कितना दिया गया है, 1,20,000। परसेंटेज में निकालना है तो गुना में कर देते हैं 100। 1,20,000 से 1,20,000 कितना आ गया, 100%। कितना आ गया, 100%। आंसर नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखना आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं एक बार सभी क्वेश्चन कराने के बाद भी आपको सभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से उनको देख पाए। अगर अभी आपको थोड़ी बहुत देखने में कोई परेशानी हो रही हो तो मैं आपको बाद में भी दिखा दूंगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 58 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है, कोई भी एक संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है। x को जब हम 63 से विभाजित करते हैं तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमको मिलता है 58। क्या मिलता है जी, 58 रिमाइंडर मिलता है। यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन रहा होगा, क्यों मान लेते हैं, जो भी आएगा। फिर ये कहता है यदि समान संख्या को यानी कि x को 21 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा जी, ये पूछता है। ठीक है, ये पूछता है। अब मैं कहता हूँ ये संख्या x है। x इक्वल टू 63 इंटू क्यू प्लस 58। ये कैसे लिख दिया सर आपने, ये तो समझ में नहीं आया हमको। ये कैसे लिख दिया, देखना कैसे लिखा है, ये समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखना नीचे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई संख्या है, मैं कहता हूँ 5 है। 5 को 2 से भाग देते हैं। 5 को 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। ये वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इसको इससे गुना करेंगे और उसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, देखना। मैं कहता हूँ 5 कैसे आएगा, जब हम 2 की 2 से गुना करेंगे प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तभी तो ये वैल्यू मिलेगी। यही काम मैंने यहाँ पे किया है, इसकी इससे गुना कर दी, प्लस का ये कर दिया। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कह सकता, मैं 63 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 63 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 21। कोई दिक्कत किसी को, 3 इंटू 21 इंटू क्यू भी है, क्यू लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस 58 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 21 लिख सकता हूँ, प्लस 16 लिख सकता हूँ। कैसे लिख दिया सर आपने, भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो 63, जब 21 की हम 3 से गुना कर देंगे तो भी हमको 63 मिलता है। ठीक है, जब 21 की हम 2 से गुना कर देंगे और उसमें जब हम 16 जोड़ देंगे तो हमको 58 ही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है। ये चीज़ें मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है कि 21 से ही डिवाइड करना है। अब हमको यहाँ आसानी रहेगी कि हम 21 को कॉमन ले पाएंगे। क्या कर पाएंगे, कॉमन। देखना, जब मैं यहाँ पर 21 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर तो बच गया 3q प्लस यहाँ पर कितना बच गया, 2 प्लस 16 बच गया। ये किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू x के ही तो इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान क्या है,
कि जब 21 से ये क्वोशंट को मल्टीप्लाई करता तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 16 बचता है। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया, 16 बच गया। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कैसे आ गया सर कि ये क्या होता है, ये क्वोशंट को देखो, ये मैंने यहाँ पर भी समझाया, यहाँ पर भी यही काम किया कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस करके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा 16। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मिलता है हमको कि जो ये हमारा 3Q है, जो हमको 3Q मिला है, 3Q हमारा क्या है, क्वोशंट है। क्या है जी, क्वोशंट है, ठीक है। और जो ये 16 मिल गया, ये हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर भी है, रिमाइंडर ही पूछा है। सभी को समझ में आ गया होगा, ये 16 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए और बी के वेतन का अनुपात क्रमशः 9:8 है। यदि दोनों के वेतन को रुपये 30,000 से बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 10:9 हो जाता है, तो बी का नया वेतन कितना है। देखना सॉल्यूशन क्या होएगा इसका, सभी ध्यान से देखना। ए है और एक है बी। कौन है, एक ए है एक बी है। दोनों की इनकम का रेशियो दिया गया हमको। इनकम का रेशियो कितना है, एक का 9 है, एक का 8 है। इनकम का रेशियो हमको कितना दिया गया है, 9:8। कितना हो गया बाद में, जब 30,000 से बढ़ा दिया जाता है तो रेशियो हमारा इनकम का हो गया 10:9। कितना हो गया, 10:9। देखिएगा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहले रेशियो था 9:8, अब रेशियो हो गया 10:9। किसकी वजह से हो गया, ये कितना कितना यूनिट बढ़ गया, 8 से 9 हो गया, यानी कि एक रेशियो बढ़ गया, एक यूनिट बढ़ गया। कितने गुना पर, किसकी वजह से बढ़ गया, इस 30,000 की वजह से बढ़ गया। दोबारा से बताता हूँ कि इनकम का रेशियो था 9:8, फिर हमारा कितना हो गया, 10:9 हो गया। ये किसकी वजह से हो गया, ये इस 30,000 की वजह से हो गया। किसकी वजह से हो गया, 30,000। 8 से 9 गया, 9 से 10, यानी कि एक रेशियो, एक यूनिट बढ़ गया। एक यूनिट का मान 30,000 है, एक यूनिट का मान 30,000 है, तो बी का नया वेतन पूछा है, तो 9 यूनिट का मान भी कितना हो जाएगा, 30,000 गुना पे हो जाएगा, तो 9 तिया 27, यानी कि 27,000। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। 29 छात्रों के एक कक्षा का औसत जेब खर्च रुपये 40 है। यदि एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो औसत जेब खर्च रुपये 1 रुपये से बढ़ जाता है। नया छात्र कितने जेब खर्च प्राप्त करता है। देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको इसका। सभी को पता होगा, अगर वो मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो एवरेज का तो फॉर्मूला सभी को पता होता है। क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कितनी दी गई है, 29 छात्रों के कक्षा का औसत 40 है। एवरेज दिया गया हमको 40 है, छात्र कितने हैं 29, तो यहाँ से हम सम की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू 40 गुना में 29, तो कितना होगा 0, 1160 हो गया। कितना आ गया, 1160। 4 नीम 36 का छक्का हासिल के 3, 4 दुनिया 8 3 11। सभी को समझ में आ गया हो गया। फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है यदि एक नया छात्र जब कक्षा में शामिल होता है तो औसत जेब खर्च 1 रुपये से बढ़ जाता है। जब एक नया छात्र कक्षा में आ गया तो क्या हो गया, पहले 40 था, औसत जेब खर्च कितना हो गया, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 41 हो गया। तो सम, पहले विद्यार्थी 29 थे, 1 और आ गया तो कितने विद्यार्थी हो गया, अब 30, तो सम कितना हो गया,
सम कितना हो जाएगा 41 गुना में 30, 41 गुना में 30 यानी कि कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0, ठीक है, 3 3 चौक 12, 1230। जब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, अब क्या कर देंगे, 1160 था, अब कितना हो गया, 1160 से हो गया 1230। किसकी वजह से हो गया ये 1230, ये इस नए विद्यार्थी की वजह से हो गया, नए विद्यार्थी के आने से हो गया। तो कितने का फ़र्क आ गया, 70 का। तो 1230 में से जब हम 1160 माइनस कर देंगे तो आंसर मिलेगा हमें 70, ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ गया हो गया, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सभी को समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ P प्लस क्यू प्लस आर यदि 0 के बराबर है, यदि P प्लस क्यू प्लस आर का सम 0 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या दिया गया है, सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। ये दिया गया हमको P का स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में P प्लस आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में P प्लस क्यू। ठीक है, P प्लस क्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मैं P क्यू आर एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैंने P क्यू आर एलसीएम ले लिया तो यहाँ से कितना हो गया, ये P क्यूब हो गया, ये क्यू क्यूब हो गया, ये आर क्यूब हो गया। क्या ये सभी को बात क्लियर है। जब हम P क्यू आर एलसीएम ले लिया तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, P बच गया, इस P क्यूब पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो P क्यूब आ गया, फिर क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच गया, क्यू से इस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी क्यू आर, क्यू क्यूब हो गया, फिर P क्यू से P क्यू कैंसिल हो गया, आर बचता है, आर वाली को ऊपर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर क्यूब हो गया है। समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। क्या चीज़ सर, एक फार्मूला होता है, जिस बच्चा अगर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है मॉक टेस्ट, उन्हें अलजेब्रा अच्छे से किया होगा। अलजेब्रा में हमारा एक फार्मूला होता था, वो फार्मूला मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ। वो होता है हमारा a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद आ गया हो गया। अब इसने क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू आर 0 है। अगर मैं ए बी सी यहाँ पर ए की जगह मैं पी रख दूँ, अगर बी की जगह मैं क्यू रख दूँ, आर की जगह मैं सी की जगह आर रख दूँ तो सेम बात हो जाएगी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। अगर 0 की किसी भी चीज़ के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 0, यानी कि एक कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc किसके बराबर है, 0 के। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3abc लिख सकता हूँ मैं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी की ए बी सी की जगह पी क्यू आर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसके इक्वल आ गया सर, पी की 3 क्यू की 3 आर की 3, ये आ गया 3p क्यू आर की जगह 3p क्यू आर अपॉन में क्यू पी क्यू आर। ये कैसे लिख दिया सर आपने, मैंने ये ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से। क्यू आर से क्यू आर कटेगा, कितना बच गया 3, नहीं सर 3 नहीं बचेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड भी तो करना है बाद में। जब हम 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा सभी को, उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके वास्तविक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी। समझ में आएगा, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 20% बोलता है, 20% से बढ़ा दिया। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। कैसे आई सर 20% की फ्रैक्शन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
परसेंटेज के लिए हम लिखते हैं 1/100, बी पंजे 100, इसलिए मैंने 1/5 लिखा है। ठीक है, देखना 5 रुपये था, 5 रुपये नहीं, जो वर्ग है यानी कि जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर की जो साइड्स थी वो पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 20% बढ़ गई, 5 से 1 बढ़ गई, कितनी होगी, 6। समझ में आ गया होगा। पहले जो वर्ग था उसकी भुजा मैंने मान ली पहले 5 थी, 5 का 20% यानी कि 1 बढ़ गई, 5 से 1 बढ़ के कितनी होगी, 6। एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड्स का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये कैसे लिख दिया सर, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड्स का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये क्या पूछता, मुझे पूछता है तो इसके वास्तविक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले 25 था, 25 से 36 हो गया, कितने की बढ़ोतरी होगी, 11 की। कितने की बढ़ोतरी होगी, 11 की। जो ये 11 की बढ़ोतरी है कितने पे हुई है, 25 पे, तो 100 पे कितने की होगी सर, 25 चौक 100, 11 चौक 44, यानी कि 44% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि 10 व्यक्ति 12 दिनों में 4 फीट खाई खोद सकते हैं तो 6 फीट खाई को 8 व्यक्ति खोदने में कितने दिन लगाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति हैं, किसी खाई को 12 दिनों में खोद देते हैं, कितनी खोद देते हैं, 4 फीट खोद देते हैं, तो 6 फीट खोदने में 8 व्यक्ति कितना समय लेंगे, ये पूछता है। कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है, देखना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, ठीक, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 15 तिये 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, 22.5 दिन का समय लगेगा। कैसे, 10 व्यक्ति थे, 12 दिन, 4 फीट, 8 व्यक्ति 2 दिन, ठीक, कैंसिल आउट कर दिया। कैसे, बिल्कुल ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जिस बच्चे ने मेरी कंसेप्ट वाइज फर्स्ट क्लास जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसने इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर दिया होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ तो गिवन है। प्रिंसिपल कितना गया है, 8,000, प्रिंसिपल है भाई 8,000। रेट कितनी है, 9%, 2 साल की बात है तो 2 स्लॉट, ठीक, कितने प्रतिशत की दर से, 9% की दर से। 9%, 8,000 का 9% करेंगे कितना आएगा, 720। फिर दूसरे साल भी 9%, 720, फिर इस 720 का 9% करेंगे तो कितना आएगा, 64.8। ये कैसे लिख दिया सर आपने 720, वो भी सिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब आपको दिखाई दिया होगा 8,000 का 2 साल की बात तो 2 स्लॉट, 9%, 8,000 का 9%, 720 पहले साल, फिर दूसरे साल भी 720, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट ईयर पर भी जो इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितना देना पड़ेगा, 64.8। ये कैसे लिखता हूँ मैंने 720, ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। 8,000 का जब 9% करते हैं तो 2 जीरो से गई 2 जीरो, तो 9 8 72, इस प्रकार से 720 आया। फिर ऐसे ही 64.8 720 का करके आया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो निकाल देंगे कैसे, इन सभी को जोड़ देंगे कैसे, 720
प्लस 720 प्लस 64.8, कितना आंसर आ जाएगा? 1504.8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका मैं एक सेकंड मेथड भी आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, जो बड़ी आसानी से कर सकते थे हम। एक जब 2 साल की बात कर आती है तो इसको कई जने 2:1 भी मान लेते हैं रेशियो। 2 साल की बात आती है जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये याद रखना 21 एक मेथड होता है, 21 ट्रिक। तो 9 8,000 दिया गया प्रिंसिपल, 8,000 का 9% के हिसाब से कितना हो गया? 720 आया। फिर इस 720 का 9% करेंगे तो कितना आएगा? 64.8 आएगा। कितना आएगा? 64.8। जब इसकी इससे गुना कर देंगे तो ये आज 1440 प्लस 64.8 यानी कि 1504.8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। 12, 15, 10 और 27 द्वारा कम से कम विभाज्य संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। कम से कम विभाज्य, ध्यान आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछता है? एलसीएम, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है किसका? 12, 15, 20 और 27। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम तो सभी को लेना आता होगा। कितना एलसीएम आ गया सर इसका? 180। 180 का क्या कहता है? 1/3, यानी कि 1/3। ओह सॉरी, माफ़ करना, एलसीएम 180 नहीं आएगा, एलसीएम आया इसका 540। एलसीएम कितना आया? 540। ठीक। जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 3 से गया 1 पे, 3 से गया 2 8 पे, 180 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 180 इज़ दी राइट आंसर। 12, 15 का सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम आया 540। इसका कहता है कि 1/3 कितना आ गया? 180। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हम 8वीं 9वीं क्लास में हम कहते थे एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। वो हम कैसे निकालते थे? 12 लिखते थे, 15, 20, 27 ऐसे करते थे, प्लस का मेथड निकालते थे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 चीज़ में डिवाइड और ये उससे करते थे, फिर 3 से, फिर जो भी हाईएस्ट पावर आती है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको कह देता हूँ कि 2 की हाईएस्ट पावर आई 2, 3 की हाईएस्ट पावर आई 3, 5 ये हाईएस्ट पावर आई। ठीक है, 2 के 2 का मतलब कितना होता है? 4। 2 की पावर 2 यानी कि 4। 3 की पावर 3 का मतलब 27। 3 क्या होता है? 27 गुना 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 540। ये तो आप कर लोगे ना, आप कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। 2 6 12 जो बायक नहीं हो रहा उसको ऐसे एडी चीज़, 2 एकम 2 0, 2 है बाकी एडी चीज़, फिर 2 से 2 तिया 6 15 ऐसे, फिर 2 पंजे 10, फिर 27, फिर 3 से करना ऐसे ही, फिर ऐसे ही 5 से करना है। ठीक, फिर उसमें से जो हाईएस्ट पावर आती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लेते हैं। मैंने आपको सिखा दिया, बिल्कुल बेसिक से जैसे एलसीएम निकालते हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए। ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, ये तो आता ही होगा आप सभी को, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई करनी है इसकी और इसकी। मैं आपको बता देता हूँ क्या कंसेप्ट यूज हुआ है इसमें, बोर्ड मास का। क्या कंसेप्ट यूज करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में हम? बोर्ड मास। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई आएगी इसकी रिस्की करने से, फिर उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी डिवाइड आएगा डिवाइड करने से फिर उसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ने के बाद इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? इससे और इससे डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट मैं बताता हूँ, लगभग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 41 के आसपास आएगा। फिर जो यहाँ से आया और यहाँ से आया उसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस का साइन है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल कुछ नहीं है, गुना करनी है, डिवाइड करनी है, प्लस माइनस करना बस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक वृत्त में एक जीवा कॉर्ड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और वह इसके केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? ये क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। ये कहता है जी कि एक वृत्त हमारे पास क्या है, एक ऐसे करके वृत्त दिया गया हमको। ठीक है,
ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, वृत्त का सेंटर मान लेता हूँ मैं ओ है। ये इसकी कॉर्ड है, कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जी जिह्वा। ये ए बी दी गई है, ए बी मान लेता हूँ मैं। कॉर्ड है जो इसकी जो जिह्वा है उसको मैं ए बी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए बी। फिर ये कहता है वह इसके केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी है। जो इसका जो सेंटर है इससे कितनी दूरी पर है? 24 सेंटीमीटर। जो है ए बी की लंबाई है पूरी 24 है। कितनी है? कॉर्ड की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, सॉरी माफ़ करना, 14 सेंटीमीटर तो कॉर्ड की लंबाई है। और जो ए ओ और ये जो बिंदु है, ये जो लंबाई है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ पी। क्या नाम दे देते हैं? पी। केंद्र से जो ये दूरी है ये है 24 और ये ए बी पूरी है 14। तो ये जब सेंटर से जब कॉर्ड के ऊपर जो लंबवत डाला जाता है ये 90 डिग्री पर इनको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये कितना होगा? ये 7, ये 7। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कितनी थी? 14 थी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं कहता हूँ जो इस सेंटर से इस ए को मिला देता हूँ, फिर यहाँ से इसको मिला देता हूँ। ये क्या हो गया जी? ये तो हमारा रेडियस बन गया। कि सेंटर से सर्कल के जब हम सर्कमफेरेंस पर जो बिंदु मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। रेडियस ही हमको निकालनी है। ये एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं अपनी, ट्रायंगल ओ ए पी। ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। में क्या होता है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हर चीज़ लिख के भी चल रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। इन समकोण थी इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज में, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है? एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। देखना, ये है जो ये भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये निकालनी है हमको। ये कितनी है? ओ ए, या फिर मैं आर लिख लेता हूँ, आर का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ए पी कितना दिया गया जी? 7, 7 का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना दिया गया जी? 24, 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है जी, 24 का स्क्वायर 576 होता है जी। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ये कितना हो गया? ऐड कर देंगे तो 625। तो आर स्क्वायर का वैल्यू है 625। तो आर का मान चाहिए, ये इधर जाके कितना हो जाएगा? रूट 625। 625 किसका रूट होता है? 25 का रूट होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। टेंजेंट ए है, tan ए की वैल्यू दी गई है हमको। क्या दी गई है? 1/√10। जहाँ पर ए एक न्यून कोण है तो साइन ए प्लस कोशिकेंट ए का मान बताना है, ठीक है। कुछ भी बच्चे को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा ना तो कुछ ट्रिक आपको याद करने के लिए बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। मान लिया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल दी गई हमको, मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है जहाँ पर ए है, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए, ये मान लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ मैं कोई पॉइंट सी है। ए को बोलता है न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, सभी को पता होगा क्या होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, ठीक, उसे बोलते हैं न्यून कोण। ये राइट एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? अभी अभी बताइए। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण, हिंदी वालों के लिए, ठीक। अब क्या कहता है? टेंजेंट ए क्या होता है मेरे दोस्तों? टेंजेंट ए होता है, टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। लंब परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? 1, आधार कितना दिया गया है? √10।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो एक तरीका और होता है कि जो भी एंगल होता है, टेंजेंट होता है हमारा, टेंजेंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने वाली भुजा, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और साथ लगती भुजा को मैं कह देता हूँ संलग्न भुजा। क्या कह देता हूँ? संलग्न भुजा। बेसिक से एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक एक चीज़, वरना मैं डायरेक्ट भी ये चीज़ें लिख सकता था। ठीक है, सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आपको अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सम्मुख, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है दोस्तों? ये वाली है। और साथ लगती भुजा कौन सी है ए के साथ? ये वाली है। कोई दिक्कत नहीं। ये वाली भुजा हमको नहीं पता, ये हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस एक प्रमेय होती है, उसमें क्या होता है? AC का स्क्वायर, उसमें बोलते हैं, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उसमें होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश वालों के लिए बोलूँगा तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें हाइपोटेनिस कितना दिया गया हमको? AC, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? √10 का स्क्वायर। 1 की पावर चाहे कितने भी हो वो 1 ही रहेगा। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना आया? 10 आ गया। स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है हो सकता है सर? कुछ बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं होगा, दिखाई नहीं दिया होगा तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। AC का स्क्वायर, AC क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हमारा? 1 है। बेस कितना है? √10 है। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 होता है। रूट से मैंने, स्क्वायर से मैंने रूट कैंसिल कर दिया। ये कैसे कर दिया सर? ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। 10 की रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर यहाँ पर कितनी है? ये जो रूट होता है इसकी पावर होती है 1/2, और ये कितना होता है? 2, यानी कि 1/2 गुना में 1/2, 2 से 2, यानी कि 10 की पावर 1 कितना होगा? 1 ही होएगा। 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 और 1 11, यानी कि AC का स्क्वायर कितना आ गया? 11। तो AC का मान कितना आ गया? स्क्वायर है, इधर जाके कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब AC की वैल्यू भी हमको पता चल गई, कितनी है जी? वर्गमूल 11 है। सभी चीज़ें मालूम है। अब हमको क्या चाहिए? साइन A का मान चाहिए, साइन A की वैल्यू चाहिए, प्लस कोशिकेंट A की वैल्यू चाहिए। साइन A क्या होता है जी? साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस कोशिकेंट क्या होता है जी? ये होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोशिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन कोशिकेंट का उल्टा होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब हमको सारी चीज़ें गिवन है, अब तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेनियस कितना दिया गया है? √11, प्लस हाइपोटेनियस कितना है जी? √11, परपेंडिकुलर कितना है जी? 1। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया जी? एलसीएम ले लिया √11, ये कितना आ गया जी? 1। 1 की जब √11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा जी? ध्यान से देखना, 1 की जब √11 से, √11 एलसीएम ले लिया तो 1 आया, तो यहाँ से कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11, 11 और 1 12 अपॉन में √11। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को अगर ये बात नहीं समझ में आई तो उनको मैं ये बात भी समझा देता हूँ। ये कैसे किया जी? जब हमने √11 लिखा तो एलसीएम लेते हैं तो इस वाले से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं जी? जब मैंने √11 की, जब मैंने इससे किया, √11 की जब मैंने 1 की जब √11 से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई की, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √11 कितना हो गया जी? 11 हो गया। कैसे हो गया जी? 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। किसी बच्चों को ये समझ में आ रहा हो तो 11 की पावर 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 11 लिखा है। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से एक एक चीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। 78 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। ये कहता है, क्या कहता है जी, सॉल्यूशन में कराने जा रहा हूँ आपका इसका। एक चीनी का मूल्य है 78 किलोग्राम, एक है 40 किलोग्राम, किस मूल्य में मिलाई जाए। ठीक है, ये वैल्यू हमको गिवन नहीं है, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये तो हमको कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो ये 75 है ये तो हमको सेलिंग प्राइस है, तो बेच रहा है जी। क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कोई चीज़ थी 5 रुपये में खरीदी, 1 के लाभ के साथ 6 में बेच दी, यानी ये 5 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 6 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 5 रुपये की चीज़ थी, 6 में बेच दी, लेकिन ये कहता है जी 6 में नहीं बेचता, ये बेचता है जी 75 में। क्यों बेचता है जी 75 में? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 75 में बेचता है। कितने गुना पर बैठा है, कितने गुना पर बैठा है वो हम आपको बता सकते हैं बिल्कुल। कितने गुना पर बैठा है ध्यान से देखिएगा। इस 6 का मान 75 है, 6 की वैल्यू अगर 75 है तो 1 की वैल्यू आप बिल्कुल बता सकते हैं। कोई बच्चा मेरे को बिल्कुल बता सकता है जी 25/2 है। 1 का मान 25/2 है। कैसे किया जी, देखना जी, फिर से मैं बता रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया। 6 की वैल्यू 75 है तो 1 का मान कितना आ गया जी, 1 यूनिट का मान 75/6 कैसे आ गया जी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 25/2। इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 25/2 गुना पर है तो 5 यूनिट का मान भी 25/2। तो कितना आ जाएगा, जब हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 125/2। ठीक है, और भी इसको सोल्व कर दूंगा तो ये 2 छिक 12, 2 दूनी 4, लगभग ये आ गया 22.5। कितना आ गया, यही हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए था यहाँ पर 62.5। सॉरी बोलने में वो हो गया 62.5। देखना, मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूँ कि जो 78 किलोग्राम और जो 40 किलोग्राम है ये हमको चीनी का खरीदा हुआ मूल्य है 75 रुपये में, तो वो बेच रहा है, यानी कि ये 78 और 40 ये कॉस्ट प्राइस है। ये वैल्यू यहाँ पर सेम लेते हैं तो यहाँ भी सेम लेंगे। और क्या होता है, एक वैल्यू इससे बड़ी होती है और एक वैल्यू इससे छोटी होती है, लेकिन ये जो 75 दिया गया था ये हमको सेलिंग प्राइस था, तो इस वजह से हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस चाहिए था। इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, 78 में से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस 62 में से ये माइनस कर देंगे तो ये रेशो आ जाएगा। तो ये लगभग, जब इससे हम ये वैल्यू इससे माइनस करते तो ये आता हमारा 15.5 और ये माइनस करते तो ये आता 16.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 33.31%। कैंसिल आउट कर सकते हैं ना आप सभी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल था। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 है, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चाहूँ तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये एक शंकु होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा भाई। ये हमारा एक शंकु है, ये इसकी हाइट है और ये नीचे वाले जो सर्कल है इसका रेडियस है। ये रेडियस है, ये हाइट है, और जो ये वाली होती है ये होती है, हम उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। शंकु का आयतन निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ कोन निकालना है। एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आप खुद करोगे तो आपको इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमको क्या क्या चीज़ गिवन है वो देखना। मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, सभी को पता ही होगा। आर का वैल्यू पता है क्या हमको? जी बिल्कुल पता है। कैसे पता जी, रेडियस हमको दिया गया, डायमीटर दिया गया हमको। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं। कितना दिया गया है? 42।
रेडियस क्या होती है, डायमीटर का जी आधा होती है, तो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ चुकी है जी, 21 आ चुकी है। 21 गुना 21, ठीक है। क्या हमको हाइट गिवन है, हाइट हमको नहीं गिवन है। हमको अब हाइट निकालने के लिए ही सारा खेल करना पड़ेगा। क्या खेल करना पड़ेगा, देखो जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको गिवन है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। उससे पहले हमको एल भी तो निकालना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे निकालना पड़ेगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है 2310। पाई की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी मैंने बताई है 22/7। रेडियस कितनी दी गई है जी हमको, 21। एल निकालना है, निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 से 7 तिया 21, 22 तिया 66, 66 66 तिया 66, 3 5, तो ये एल आ गया हमारा लगभग 35 सेंटीमीटर। कितना आ गया जी, 35। ठीक है जी, एल का मान निकाल लिया हमने। कैसे निकाल लिया जी, 22 तिया 66, 66 को जब हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। एल भी निकल गया जी। अब यहाँ पर देखना, ये जो ट्रायंगल है हमारी, ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। इसमें हमको ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ भी गिवन, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये इस प्रकार से है, जो रेडियस है ये हमारी 21 है जी, ये जो स्लांट हाइट है ये 35 दी गई है, ये हमको निकालनी है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया था आपको, हाइपोटेनियस, यानी कि 35। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जी, यानी कि 35 का स्क्वायर। अब तो डायरेक्ट लिख दूँ, समझ में आ गया होगा। 35 का स्क्वायर बराबर है एच के स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस, ये एच क्या है जी, एच यहाँ पर हाइट है, हाइपोटेनियस तो 35 है, एच हाइट है। हाइट का स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा। देखना अब एक चीज, 35 का स्क्वायर एक बार लिख देता हूँ, 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखना। दोबारा बताऊँ, 35 क्या था हमारा, 35 हमारा हाइपोटेनियस था, जो परपेंडिकुलर हमारी हाइट थी, वो 21 हमारा बेस था, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम एक दो तरीके और होते हैं, या तो हम 35 का स्क्वायर में आपको डायरेक्ट, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट कर देगा जी, 1225 होता है। और 21 का स्क्वायर पता होता है 441 होता है जी। जब हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 784। 784 किसका रूट होता है, ये 28 का रूट होता है। तो एच का वैल्यू आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर। देखना एक तरीका और समझा देता हूँ मैं, यहाँ पर एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं हम, क्या जी, कि ये दो है, एक फार्मूला होता है ए की दो माइनस बी की दो, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये उनके लिए भी बता रहा हूँ भाई, जिनको 35 का स्क्वायर नहीं पता, वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 35 प्लस 21, और एक बार करना पड़ेगा 35 माइनस 21, यानी कि एक बार जोड़ना पड़ेगा। 35 में 21 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 आएगा। और यहाँ पे करेंगे 5 में गया 4, 3 में 2 गया 1, 14 आ गया। तो यहाँ पर हम कर देंगे 56 गुना 14 करेंगे, यहाँ पर 56 गुना 14, तो फिर कर देंगे ना आगे सो। तो ये मैंने बता दिया, जिनको होल स्क्वायर के बारे में नहीं पता था उन ये ऐसे कर सकते हैं। और भी बताऊँ और कैसे आएगा जी, देखना 35 का स्क्वायर है, जब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जब मैं 56 गुना में 14 करूँगा, ठीक है, 14 चौक कितना होता है जी, 56 होता है, गुना में 14, ठीक है। 4 का रूट कितना होता है जी, 2, 14 गुना 14 196, 196 किसका रूट होता है जी, 14 का, तो 14 दूनी 28। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था, ठीक है भाई। अब हमको हर चीज़ मालूम है, एच भी निकल के आगे चुका है, इस वैल्यू में यहाँ पर पुट करना है। अब तो आप कर ही दोगे, कैसे करना जी, शंकु का आयतन, यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, शंकु का आयतन बराबर है 1/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना में 21 गुना में 28। कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 12936 आएगा, 12936। ध्यान से देखना, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आयतन आएगा आंसर।
वैसे भी वॉल्यूम क्यूब में ही होता है। कैंसिल आउट तो कर लोगे, 7 या 21 ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। 3 7 21, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 12,936 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई सभी को मेरे द्वारा कराया गया सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैंने जो आपको बोला था मैं आपको दोबारा से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ताकि जिसको थोड़ी बहुत वीडियो में दिक्कत आई हो वो अच्छे से देख ले कि क्या सॉल्यूशन है। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं, सभी सॉल्यूशन को समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन का भी दिखाने जा रहा हूँ मैं। 14 क्वेश्चन हो चुके, पूरे हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। मैं सभी का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, अब सिर्फ आपको ये देखिएगा, ये देखिएगा सभी का सॉल्यूशन। जिसको दिखाई नहीं दिया होगा वो अब नोट कर सकता है। एक काम कीजिए करिए, जब भी आपको कोई भी कंसेप्ट सीखना हो तो साथ साथ नोट मत करना, बाद में नोट करना, पहले कंसेप्ट सीखना, ठीक है भाई। ये देखना अब क्वेश्चन नंबर 5 का है, पहले देखना, फिर 6th ये हमारा इस प्रकार से, फिर 7th का सॉल्यूशन ये है, फिर 8th का सॉल्यूशन, और अब ये है 9th का सॉल्यूशन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थोड़ी बहुत वीडियो हिल रही हो तो माफ़ कीजिएगा भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो। उम्मीद करता हूँ सभी का सॉल्यूशन मैं अच्छे से कराने में कामयाब होया हूँगा। एक बार मेरे साथ बोलिए सभी, राधे राधे।